गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने 3 या 4 छोटे छोटे डेरिवेशंस देखे थे और उसमें हम लोगों ने एवरेज पावर देखा था। एवरेज पावर फॉर एसी और उसको अलग अलग सर्किट्स में अप्लाई किया था। फॉर एग्जांपल प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट एंड एलसीआर सर्किट। तो ये 4 अलग अलग फॉर्मूलेस और ये 4 अलग अलग डेरिवेशंस ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लिए थे। और मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं, ये जो चारों डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मेरा आपको एक सजेशन है कि लास्ट लेक्चर का जो भी आप लोगों ने लिखा हुआ है, जो भी नोट डाउन किया है, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, यस। एनीवे तो जो एवरेज पावर के फॉर्मूले थे मैं ऐसा बोल देता हूं, फॉर एसी सर्किट P average was equal to ERMS into IRMS. This was for purely resistive circuit. ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो था P average that was equal to 0. This was for purely इंडक्टिव सर्किट और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ये आपको ध्यान में रखना है। प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। यस, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अच्छा, अब हम लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा कोई सर्किट है जिसमें एलसीआर यानी इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस तीनों प्रेजेंट है, ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जो पी एवरेज है दैट कम्स टू बी ERMS इनटू यू कैन से IRMS इनटू, यहां पे एक और फैक्टर था जो कल हम लोगों ने लास्ट डेरिवेशन किया था, उसमें हमें कुछ फॉर्मूला मिला था ERMS इनटू IRMS इनटू cos phi। अच्छा, अब मैं आपको ये एक बात बता देता हूं कि फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हम लोग बोलते हैं P average is ERMS into IRMS. This is called as apparent power. apparent power क्यों बोलते हैं इसको, तो मैं एक बात बता देता हूं कि जब हम लोग कोई सर्किट को AC अप्लाई करते हैं यस, तो हम लोग बोलते हैं कि हर एक सर्किट का कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होता ही है। यस, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हम लोग बोलेंगे इट इज एन हाइपोथेटिकल केस। और हम लोग बोलते हैं, एक बात आपको समझना है कि हम लोगों ने एक इंपिडेंस का फॉर्मूला देखा था, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। यस, जब मैं बोलता हूं कि कोई सर्किट नॉन इंडक्टिव है या नॉन कैपेसिटिव है यस, इसका मतलब क्या है, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं XL इज एक्चुअली इक्वल टू XC। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं इफ XL इज इक्वल टू XC, यानी एक ऐसा पर्टिकुलर केस पकड़ लो जहां पे हम लोग बोल रहे हैं XL और XC का वैल्यू क्या है, सेम है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो EL इज एक्चुअली इक्वल टू EC। एक पर्टिकुलर केस है, समझ लो। तो ऐसे इसमें हम लोग बोलेंगे XL माइनस XC जो है इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, दिस इज योर C एंड दिस इज L। तो आपका XL माइनस XC जो है वो 0 हो जाएगा, आपको मिलेगा Z विल बी इक्वल टू व्हाट, R, यानी Z विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर, दैट इज Z इक्वल टू R। ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि आपका जो एवरेज पावर रहेगा दैट विल बी ERMS इनटू IRMS। बट अगेन हम लोग बोलते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपेरेंट पावर। ये ध्यान में रखो। एपेरेंट पावर यानी क्या, तो हम लोग बोलेंगे इट इज अ हाइपोथेटिकल केस ऑफ मैक्सिमम पावर। तो हम लोग बोलते हैं रियल केस जो है दैट इज फॉर योर LCR सर्किट। ठीक है, और हम लोग बोलते हैं एपेरेंट पावर भी हमें मिलता है। कैसे मिलता है वो हम लोग आगे देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या बोलने वाले हैं, दिस फॉर्मूला P average which is equal to ERMS into IRMS into cos phi for LCR circuit। ये जो पूरा है दिस टर्म दिस इज कॉल्ड एज ट्रू पावर, जो रियल में एग्जिस्ट होता है फॉर LCR सर्किट। ये आपको आ रहा है समझ में? एनीवे, इसको अगर रीअरेंज किया तो हम लोग बोलेंगे cos phi इज इक्वल टू P average। अब ये जो P average है ये किसके लिए? LCR के लिए। P average फॉर LCR अपॉन ERMS into IRMS. P average for LCR, this is nothing but called as true power.
ओके और ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ओके ये जो है अगर मैं सिर्फ इतना टर्म देखता हूं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एपेरेंट पावर। ओके यस, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये दिया हुआ है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में कुछ गलती की हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। जो ट्रू पावर है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज पी एवरेज फॉर एलसीआर। ओके एंड एपेरेंट पावर जो है आपका, ओके उसको आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज पी एवरेज फॉर, ओके प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके यस, तो अगर आपको किसने पूछा ट्रू पावर क्या होता है, तो आपने बोलना है एलसीआर सर्किट में जो हम लोगों को ओवरऑल पावर मिलता है, पावर आउटपुट। ओके यस, दैट विल बी व्हाट, पी एवरेज फॉर एलसीआर विच इज नथिंग बट इक्वल टू दिस टर्म ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ओके और किसने आपको पूछा एपेरेंट पावर क्या है, तो एपेरेंट पावर के केस में आप ऐसे बता सकते हो कि अगर एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाता है, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग बोलते हैं जो पावर है वो मैक्सिमम हो जाता है, और वो पावर का वैल्यू क्या रहेगा, दैट विल बी ओनली ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। इसलिए हम लोगों ने यहां पे लिखा हुआ है प्योरली रेजिस्टिव। ओके मैं चाहता हूं आप लोगों ने टेक्स्ट बुक ओपन करने, टेक्स्ट बुक ओपन करके, ओके प्लीज गो ऑन पेज नंबर 298। ओके 298 में उन्होंने पावर फैक्टर जो है कॉस फाई जो है, ओके अब ये कॉस फाई क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। ओके उसका उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, देखो ट्रू पावर अपॉन एपेरेंट पावर, ट्रू पावर अपॉन एपेरेंट पावर। लेकिन जो ट्रू पावर है, ओके ट्रू पावर है सॉरी, ओके उसके लिए उन्होंने सिंबल पी दिया हुआ है, वो भी चल जाएगा, लेकिन जो एपेरेंट पावर है उसके लिए पी एवरेज दिया हुआ है। ओके तो आपने वो मेंशन करना है, अगर एपेरेंट पावर इफ वी आर सेइंग इट इज पी एवरेज, तो ये पी एवरेज किसके लिए है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए, और जो आपका ट्रू पावर है वो भी पी एवरेज है बट इट इज फॉर एलसीआर सर्किट। ओके बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके उनको लगता है वो जो पी एवरेज दिया हुआ है वो आपको ये दिया हुआ है। ओके नहीं, ओके तो टेक्स्ट बुक में आपने वो चेंजेस करना है, आपको बस ये ध्यान में रखना है, दिस कॉस फाई, दिस टर्म इज कॉल्ड एज व्हाट, पावर फैक्टर, एंड पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द एपेरेंट पावर। ट्रू पावर यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं पावर दैट इज अवेलेबल फॉर एलसीआर सर्किट अपॉन, ओके पावर दैट इज अवेलेबल, या हम लोग बोलेंगे पावर, ओके दैट इज एक्चुअली यूज्ड, ओके फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये आपको क्लियर है। अच्छा अभी इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहां पे एक इंपीडेंस ट्रायंगल बना देंगे। अगर आपको याद होगा तो कल हम लोगों ने कुछ इस तरह से बनाया था। ओके ये जो साइड है आपका, दिस इज योर एक्सएल माइनस एक्ससी, ये जो साइड है आपका ये इंडिकेट करता है रेजिस्टेंस, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या इंडिकेट करता है, इट इज इंडिकेटिंग द ओवरऑल रेजिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज इंपीडेंस, और इंपीडेंस का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा ही है। ठीक है अच्छा अभी जो इंपीडेंस, ओके रेजिस्टेंस के साथ एंगल बनाता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज व्हाट, फाई। ओके और ये हम लोगों ने फेजर डायग्राम में लिखा था एलसीआर सर्किट के। ओके यस तो ये जो कंपोनेंट है ये आपका ओवरऑल ईएमएफ है, ये आपका ईएमएफ अक्रॉस रेजिस्टेंस है, और ये हम लोग बोलेंगे ईएमएफ डिफरेंस ईएल माइनस ईसी। ओके दिस एरो अगर आपको याद होगा। ओके कल वही ट्रायंगल से हम लोगों ने ये इंपीडेंस ट्रायंगल निकाला था, दिस कॉल्ड एज इंपीडेंस ट्रायंगल। मैं चाहता हूं इसलिए जो पिछला लेक्चर है वो थोड़ा अच्छे से आप लोग वापस एक बार देख लो। ठीक है अब इंपीडेंस ट्रायंगल में अगर मैं पावर फैक्टर डिफाइन करता हूं, पावर फैक्टर यानी क्या, हम लोग बोलते हैं इट इज कॉस फाई। नाउ दिस कॉस फाई यहां पे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज गोइंग टू बी आर अपॉन, ओके यू कैन से, फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूं, दिस इज गोइंग टू बी आर अपॉन जेड, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ, अभी जो z है आपका वो क्या है, इट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी द होल स्क्वायर। ये क्लियर है। ओके यस अब आपके यहां पे अलग अलग केसेस आएंगे। ओके पहला वाला केस जो मैं बोलूंगा, ओके व्हाट आई विल डू इज, आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया है। ओके इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं। ओके तो मैंने अभी ये जो पूरा पार्ट है उसको इरेज कर दिया है। ठीक है नाउ सी ये फॉर्मूला वापस मैं लिख देता हूं, cos phi पावर फैक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू, आई विल से इट इज ट्रू पावर
अपॉन एपेरेंट पावर। ओके यस, अगर आप मुझे पूछोगे सर ट्रू पावर जो है, ओके तो ट्रू पावर अपॉन एपेरेंट पावर तो है ही, लेकिन और कौन सा फॉर्मूला है, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज आर अपॉन जेड विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। ओके, अब देखो अलग अलग केसेस हम लोग देखते हैं। ओके, एक बात आप समझ लो, ये जो फाई है ना, ये फाई क्या हम लोग बोलते हैं, इट इज फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ ओके एंड करंट। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा कि फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ओके मैं क्या करूंगा, इनके करंट और ईएमएफ इक्वेशन लिख देता हूं। लेट अस से एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग करंट का पकड़ते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जो ईएमएफ और करंट रहता है दे आर इन द सेम फेज। तो हम लोग बोलते हैं कि फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जो फेज डिफरेंस है फाई दैट इज इक्वल टू जीरो। ईएमएफ का भी जो फेज है वो ओमेगा टी है और करंट का भी फेज क्या है, इट इज ओमेगा टी। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए फाई का वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, अब इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे, तो हम लोग बोलेंगे, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए एक्सएल का वैल्यू इक्वल टू एक्सी होता है, ये ध्यान में रखना है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, और एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी इज इक्वल टू जीरो, यानी उनके कंपोनेंट्स ही प्रेजेंट नहीं है, एक्सएल और एक्सी के कंपोनेंट ही प्रेजेंट नहीं है। ओके, एक तो ये कंडीशन, या फिर हम लोग बोलेंगे एक्सएल इज इक्वल टू व्हाट, एक्सी। अगर मैं ये पहली वाली कंडीशन इधर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो हमें मिलेगा जो आपका कॉस फाई है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर, दैट इज आर अपॉन आर। ओके, क्योंकि ये सिर्फ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, एंड आर अपॉन आर क्या मिलेगा आपको, 1। इसका मतलब फाई का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू जीरो। ओके यस, फाई का वैल्यू जीरो है और जो पावर फैक्टर है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आपको ध्यान में रखना है फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पावर फैक्टर cos phi इज इक्वल टू 1। इफ cos phi इज इक्वल टू 1, हम लोग बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जो ट्रू पावर है इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, apparent power, which is equal to, you can say, ERMS into IRMS। ओके, तो ये हम लोगों ने पहला केस डिस्कस किया है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, अब बात आती है, हम लोग बोलते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ओके, मैं चाहता हूं अच्छे से ध्यान देना आप लोगों ने। देखो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, ओके लेट अस से करंट इक्वेशन में ऐसा बोल देता हूं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। देखो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, जो करंट है ओके वो लैग करता है और ईएमएफ लीड करता है। तो अगर ईएमएफ लीड करता है तो हम लोग बोलेंगे उसका इक्वेशन क्या रहेगा, E विल बी इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये आपको आ रहा है समझ में, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसका मतलब ये कितने एंगल से लीड कर रहा है, पाई बाय 2 रेडियन। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे जो फेज डिफरेंस है, यानी इसमें से अगर मैंने इसका फेज सब्ट्रैक्ट किया, ईएमएफ के फेज में से करंट का फेज अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ओके तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, मुझे फेज डिफरेंस फाई क्या मिलेगा, इट विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगर फेज डिफरेंस पाई बाय 2 रेडियन है, ओके तो मैं डायरेक्टली बोल देता हूं ऐसे केस में, ओके कॉस फाई दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉस ऑफ पाई बाय 2, एंड कॉस ऑफ पाई बाय 2 दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी जीरो। यानी पावर फैक्टर क्या है, जीरो है। ओके, सो वी से ट्रू पावर विल बी इक्वल टू व्हाट, apparent पावर इनटू cos phi। ये देखो ये apparent पावर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट हम लोग बोल रहे हैं कि फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ओके ध्यान से सुनना है, cos phi का वैल्यू क्या है, शून्य। तो हम लोग बोलेंगे शून्य इंटू apparent पावर, वो क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी जीरो। और वो हम लोगों ने सीखा था, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में क्या बोला था, एवरेज पावर फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, जीरो। वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया यहां पे वापस। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, सिमिलरली मैं बोलूंगा फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट,
करंट का इक्वेशन तो सेम है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ईएमएफ का इक्वेशन है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ईएमएफ वहां पे क्या करता है, ओके, हम लोग बोलते हैं इट एक्चुअली लैग्स। और एक और बात मैं बता देता हूं, ओके, ये मैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एंड प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं यहां पे ई नॉट यूज कर रहा हूं। जब मैं एलसीआर सर्किट की बात करूंगा ना, ओके, एलसीआर सर्किट में ध्यान में रखना है, जब मैं ओवरऑल एलसीआर सर्किट की बात करता हूं, ओके, तो यहां पे ईआर आ जाएगा, यहां पे जो पीक वैल्यू रहेगा वो ईएल रहेगा, और यहां पे जो पीक वैल्यू रहेगा वो ईसी रहेगा। अभी आपको आया समझ में? सो सिर्फ एलसीआर में हम लोग ईआर, ईएल एंड ईसी यूज करते हैं। अदरवाइज जहां पे प्योरली एक एक कंपोनेंट है, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव, वी यूज ई नॉट। ओके, एनीवे यहां पे फेज डिफरेंस क्या है, मैं बोलूंगा फाई इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस पाई बाय टू। सो अगेन इफ कॉस फाई अगर मैं निकालूंगा, यहां पे भी कॉस फाई क्या आएगा, दैट विल कम एज जीरो। तो जैसे इंडक्टिव सर्किट के लिए कॉस फाई जीरो आया था, कैपेसिटिव सर्किट के लिए भी क्या है, इट इज जीरो। सो मैं बोलूंगा ट्रू पावर इज इक्वल टू एपरेंट पावर इनटू व्हाट, कॉस फाई। तो हम लोग बोलेंगे ये कंडीशन आपके प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए भी क्या है, उतनी ही एप्लीकेबल है। ओके, बोलने का मतलब है पी एवरेज इक्वल टू जीरो, इट इज फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट एज वेल एज प्योर कैपेसिटिव सर्किट। और यही हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। अभी आप बोलोगे सर ये कहां ना कहां सब इंटरकनेक्टेड है, बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। ओके, लेकिन जब आप ये बार बार सॉल्व करते हो ना, तो ये कंसेप्ट है ना आपके दिमाग में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये समझ लो आप। ओके, मैं आपको बोल रहा हूं, इसको एकदम ध्यान से जब आप देखोगे ना, पहले तो फेजर्स का कंसेप्ट अच्छे से कर लो वापस। अगर आपका फेजर का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, ओके, आपको कोई भी पर्टिकुलर डाउट नहीं आएगा। ओके, और अगर आता भी है तो आपने क्या करना है, मुझे ग्रुप पे पूछना है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया, इसको क्या करना है, अच्छे से कॉपी कर लेना है। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितने भी सॉल्व न्यूमेरिकल्स है, ओके, आई थिंक 13.4 से हम लोगों को स्टार्ट करना है, वो हम लोग क्या करेंगे, विल स्टार्ट। ओके, प्लीज नोट। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद द सॉल्व एग्जांपल्स। ओके, सॉल्व एग्जांपल्स जो है तो मैं ज़्यादा करके डिस्कस करूंगा, इसके पूरे कैलकुलेशंस आपको बताने नहीं वाला हूँ। ओके, यस, क्योंकि हमें बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करना है। विल स्टार्ट विद एग्जांपल 13.4। ओके, सी जो आपके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग पूरी तरह सॉल्व करेंगे। ओके, यस, एनीवे अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रो फैराड। ओके, कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है आपको, 2 माइक्रो फैराड दिया हुआ है, इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ ई विच इज इक्वल टू 250 साइन ऑफ 100 पाई टी। ओके, यस, अब मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। ओके, कि एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा और प्योर कैपेसिटिव सर्किट होगा, आपको ध्यान में क्या रखना है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ लीड्स, ध्यान से सुनना है, ईएमएफ लीड्स ओके करंट बाय पाई बाय 2 रेडियन। ओके, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में ईएमएफ लैग्स करंट बाय पाई बाय 2 रेडियन। ओके, तो अब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात करते हैं। सपोज अगर मैं बोलता हूं कि इक्वेशन ऐसा कुछ है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो आपका ईएमएफ का इक्वेशन क्या होगा, ओके, ईएमएफ लैग्स बाय पाई बाय 2। ओके, तो ईएमएफ का इक्वेशन होगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये क्लियर है आपको? और यदि हम लोग बोल रहे हैं कि आपको ईएमएफ के फॉर्म में दिया हुआ है इक्वेशन, यानी अभी यहां पे कैसा दिया है, E इज इक्वल टू 250 साइन ऑफ 100 पाई टी, इसका मतलब आपको कौन से फॉर्म में दिया है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है। अब ऐसे इसमें आप क्या करोगे, करंट का इक्वेशन एज इट इज नहीं लिख सकते हो, तो हम लोग करंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, I इज इक्वल टू आई नॉट। ओके, देखो अभी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, ईएमएफ लैग्स द करंट बाय पाई बाय 2 रेडियन। इसका मतलब क्या है, ईएमएफ लैग्स का मतलब है करंट लीड्स, करंट का जो फेज है वो ज्यादा है, करंट लीड कर रहा है, तो करंट अगर लीड कर रहा है तो उसका जो फेज आएगा वो ऐसा आएगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये वाला सेट ऑफ इक्वेशन
और ये वाला सेट ऑफ इक्वेशन, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। और दोनों ही केसेस में आप देखोगे ईएमएफ क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। जैसे यहां पे अगर ओमेगा टी है तो ईएमएफ इज लैगिंग बाय ओके -π/2, और यहां पे अगर करंट का आप फेज देखोगे तो वो रहेगा ओमेगा टी प्लस π/2, और ईएमएफ क्या कर रहा है, ईएमएफ के पास π/2 नहीं है, इट इज लैगिंग बाय π/2। ओके, तो दोनों इसमें चेक करो करंट का फेज क्या है, ज्यादा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट मैं बोलूंगा अभी कौन सा सेट ऑफ इक्वेशन यूज करना है हमको, ये वाला, दिस वन। ओके, ये आपको पहले से ही मैं बता के रख रहा हूं। ओके, सो विल कंपेयर दिस टू E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब आपका E नॉट का वैल्यू क्या आएगा, E नॉट और 250, इसको कंपेयर किया तो E नॉट 250 वोल्ट है। ओमेगा का जो वैल्यू है वो ये है 100 पाई। ओके, तो ओमेगा आपका हो जाएगा 100 पाई। ओमेगा आपका 100 पाई हुआ है, सो वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई एफ, वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। तो ये हो जाएगा 100 पाई, तो 2 पाई और 100 पाई ये कैंसिल किया तो कितना रहेगा 50, यानी आपका फ्रीक्वेंसी एफ कितना रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी ओके 50 हर्ट्ज। अभी ये यूज होगा या नहीं वो आगे देखेंगे, ठीक है। यस, एनीवे व्हाट वी आर सेइंग इज वी आर गोइंग टू यूज द सेकंड जो पेयर है वो इक्वेशन हमें यूज करना है। ओके, फिलहाल क्या करता हूं मैं, ये जो पार्ट है इसको इरेज कर देता हूं, दिस वन। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज, okay, if E is equal to E naught sine of omega t, I'll say I is equal to I naught sine of omega t plus π/2, since current actually leads in case of pure capacitive circuit। ऐसे केस में सबसे पहले हम लोग I naught के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बाय ओम्स लॉ मैंने आपको बोला है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में E naught is nothing but equal to I naught into the opposition that is offered, and that opposition is what, XC, which is called as capacitive reactance, inductive नहीं, sorry, which is called as capacitive reactance। okay, ये ध्यान में रखना है। तो XC जो है, XC is called as what, capacitive reactance। ये क्लियर है। okay, अब देखो E naught as it is, I naught as it is, okay, XC को हम लोग क्या बोलेंगे, XC is nothing but equal to 1/omega-c। Therefore I naught क्या हो जाएगा, इट विल बी E naught, ओमेगा सी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओमेगा इंटू सी, ये हो गया आपका I naught। ओके, चाहिए तो I naught का वैल्यू निकाल देते हैं। I naught विल बी इक्वल टू, यू कैन से E naught, E naught कितना है आपका 250, ओमेगा कितना है आपका, इट इज 100 पाई, दैट इज 100 इंटू 3.14, और जो आपका कैपेसिटेंस है C, दैट इज गिवन एज ओके 2 माइक्रोफैराड। ओके, 2 माइक्रोफैराड यानी कितना हो जाता है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड। ओके, ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, तो ये कैसे हो जाएगा, दिस गोइंग टू बी, कैन आई से 250 इंटू 2 कितना हो जाता है 500। ओके, 500 इंटू 100 दैट इज गोइंग टू बी ओके 50,000 इंटू 3.14 ओके इंटू 10 टू द पावर -6। एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन। ओके, 250 इंटू 100 ओके दैट इज गोइंग टू बी 25,000 इंटू 2 50,000। ओके, ये जो 4 जीरो है ओके वो 10⁻⁻6 को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ओके, एंड विल से 3.14 इंटू 5 दैट इज गोइंग टू बी 5 4s are 20, 2 कैरी, ओके 5 1s are 5 7, 5 3s are 15। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 15.70 इंटू 10 टू द पावर -2। ये जो 4 जीरो है उसने 10⁻⁻6 को क्या कर दिया, 10⁻2 कर दिया। आप ऐसे बोल सकते हो I naught का जो वैल्यू है दैट इज 0.157। ओके, यहां पे लॉग कैलकुलेशन नहीं लगा इसलिए मैंने ये पूरा कर लिया है। ओके, 0.157 एम्पियर। तो आपका जो करंट इक्वेशन रहेगा दैट विल बिकम I इज इक्वल टू I naught, I naught के जगह पे 0.157 ओके साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। ओके, ये हुआ आपका वन ऑफ द आंसर। ओके, टेक्स्ट बुक का चेक कर लेते हैं। यस, टेक्स्ट बुक में देखिए करंट का जो इक्वेशन है दैट इज 0.1571 साइन ऑफ 100 पाई टी
प्लस पाई बाय 2. ओके यस, इसको चाहिए तो मैं ऐसे लिख देता हूं, I इज इक्वल टू 0.157. ओके, साइन ऑफ ओमेगा टी के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, जो ओमेगा का वैल्यू है 100 पाई टी प्लस पाई बाय 2. आई होप यू आर गेटिंग दिस. ओके, बहुत सिंपल है. इसके बाद आपका उन्होंने एक और बात पूछा हुआ है, गिव द रीडिंग ऑफ एसी एमीटर. ओके, तो आपको एक बात समझना है इसमें कि एसी एमीटर जो है, एसी एमीटर का काम क्या है, वो आपको एक तरह से आरएमएस रीडिंग देता है. ओके, बिकॉज हम लोग बोलेंगे करंट का वैल्यू कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट होता है, जीरो से पीक, पीक से जीरो, जीरो से नेगेटिव पीक से जीरो. तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू अगर चाहिए तो एसी एमीटर आपको क्या देता है, आरएमएस वैल्यू देता है. ओके, नाउ दैट आरएमएस वैल्यू विल बी नथिंग बट यू कैन से आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2. ओके, अब आई नॉट जो है वो आपका कितना आया है, 0.157 एंड 1 अपॉन रूट 2 को मैं 0.707 कर देता हूं. इसको आप सॉल्व करो 1 अपॉन रूट 2, आपको मिलेगा 0.707. ओके, एंड वी से 15 7 जा कितना होता है 105. ओके यस, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली आंसर आपका आएगा 0.111 एम्पियर. ओके, आपका IRMS का जो वैल्यू आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 0.111 एम्पियर. इसको लॉग कैलकुलेशन से आप लोग कर सकते हो. ठीक है, एक बार टेक्स्ट बुक में चेक कर लेते हैं. यस, टेक्स्ट बुक में भी वही दिया हुआ है 0.111 एम्पियर. ठीक है, तो ये आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से कॉपी कर लेना है सम. ओके, इसके बाद विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एग्जांपल 13.5. ओके, प्लीज कॉपी दिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल 13.5. मैंने उसका कुछ गिवन डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे. आपको बोला हुआ है 100 मिली हेनरी इंडक्टर. ओके, 100 मिली हेनरी यानी 100 इंटू 10 रेज टू -3 हेनरी विच इज नथिंग बट 10 रेज टू -1 हेनरी और 0.1 हेनरी. 25 माइक्रोफैराड कैपेसिटर. ओके, तो आपका C का वैल्यू कितना है, इट इज 25 माइक्रोफैराड, दैट इज 25 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड. ओके, रेजिस्टेंस इज गिवन एज 15 ओम. ओके, आर कनेक्टेड इन अ सीरीज टू अ 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स. ओके, अब आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपको जब भी इस तरह से कुछ प्रोवाइड किया हुआ है इंफॉर्मेशन कि 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी f कितना दिया हुआ है आपको, इट इज गिवन एज 50 हर्ट्ज, और जो वोल्टेज का वैल्यू आपको प्रोवाइड किया हुआ है वो एक्चुअली ERMS का वैल्यू रहता है. सो ERMS कितना है आपका, इट इज 120 वोल्ट. ये आपको आ रहा है समझ में. ओके, आपको क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस. ओके, तो पहला आपको क्या निकालना है, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस. अब वो निकालते वक्त एक बात ध्यान में रखो, रेजोनेंस कंडीशन में वी से द वैल्यू ऑफ XL इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, XC. XL का वैल्यू इज इक्वल टू XC. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एकदम सिंपल है कि जो आपका इंपीडेंस है Z that is equal to what, R square plus XL minus XC the whole square. XL minus XC, XL और XC इक्वल है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, it will become 0. Z will be equal to what, under root of R square that is equal to R. यानी आपका Z क्या हो गया, equal to R हो गया. तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे at resonance. ओके, आपको उन्होंने पूछा हुआ है what is the impedance. Impedance will be equal to the resistance या the component of resistance which is nothing but equal to 15 ohm. ये आपको Z का वैल्यू मिल गया है. ठीक है, और क्या पूछा हुआ आपको, they have asked you what is the current at resonance. ओके, तो current at resonance हम लोग बोलेंगे, एक बात ध्यान में रखो, आपको ERMS का वैल्यू दिया हुआ है. ओके, करंट भी जो हम लोग निकालेंगे ना वो IRMS के टर्म्स में निकालेंगे. अगर ये ERMS के टर्म्स में दिया हुआ है तो हम लोग करंट जो कैलकुलेट करेंगे दैट विल आल्सो बी इन द टर्म्स ऑफ RMS वैल्यू. तो हम लोग बोलेंगे IRMS बाय ओम्स लॉ इट विल बी इक्वल टू ERMS, एंड एट रेजोनेंस हम लोग बोलेंगे जो इंपीडेंस है वो Z है. दिस इंपीडेंस इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, रेजिस्टेंस. तो ये हो गया आपका 15. तो आपका जो IRMS का वैल्यू आएगा दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू 120 upon 15. okay, yes, and that is nothing but equal to your 8 एम्पियर. ये आपको IRMS का वैल्यू मिल गया. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं. आपको क्या पूछा हुआ है,
द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए मैं आपको बोलूंगा ये वाला जो फॉर्मूला है मैं वापस लिखता हूं, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, दैट इज एक्सएल है हमारा ओमेगा इंटू एल, दैट इज 2 पाई एफ एल। एक्सी जो है दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। इसको अगर रीअरेंज किया ओके तो आपको मिलेगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर एल इंटू सी। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी एफ विल बी इक्वल टू वॉट, तो यहां पे आप स्क्वायर रूट लोगे दोनों साइड पे, आपको मिलेगा 1/2 पाई, 4 पाई स्क्वायर का 2 पाई हो गया, अंडर रूट ऑफ एल सी, 1/2 इंटू 3.14 ओके इंटू एल सी। एल का वैल्यू आपका कितना है, इट इज 0.1 और सी का वैल्यू कितना है, इट इज 25 इंटू 10 टू द पावर -6 ओके। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको चाहिए तो 3.142 ले लो, ये हो जाएगा आपका 6.284 ठीक है, 6.284 इंटू 10 टू द पावर -6, ये बाहर आ जाएगा, बाहर आके 10⁻³ हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट से बाहर निकाल रहे हैं ओके। तो ये अपॉन 2 होके 10⁻³ हो जाएगा इंटू 25 इंटू 0.1 यानी अंडर रूट ऑफ 2.5। अंडर रूट ऑफ 2.5 मैं बोलूंगा ये आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मैं ऐसा बोलूंगा इट इज वेरी क्लोज टू अंडर रूट ऑफ 2.56। एक अप्रोक्सीमेशन मेथड बता रहा हूं मैं ओके यस। तो अंडर रूट ऑफ 2.56 कितना है, इट इज 1.6। तो ये जो भी आपका आंसर आएगा ओके यस वो हम लोग बोलेंगे 1.55 एंड 1.6 के बीच में आएगा ओके। तो ये आपका कुछ तो भी 1.58 के आसपास आता है ओके, ये आप लोगों ने चेक कर लेना है ओके यस। एनीवे इसको अगर आप सॉल्व करोगे 10⁻³ ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1000 एंड 6.284 इंटू 1.58 अप्रोक्सीमेटली 6.28 इंटू 1.58 ओके। 15 कितना होता है 90, लेकिन ये 1.58 और ये 0.284 है, तो इसका जो वैल्यू आएगा 99 के आसपास आएगा, 99 या 98 ओके। तो ये आपका कुछ तो भी 9.9 के अराउंड आना चाहिए ओके। एंड वी से दिस इज 1000 अपॉन 100 ओके, दैट इज गोइंग टू बी 100 हर्ट्ज। अब आपको मैं एक बात बता रहा हूं, यहां पे हम लोग सॉल्व एग्जांपल सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं ओके। तो इसका पूरा कैलकुलेशन पार्ट जो है मैं क्या कर रहा हूं, रफली सॉल्व कर रहा हूं। एक बार अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो उसमें उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू दिए हुए, ये जब आप पूरी तरह सॉल्व करते हो तो इसका वैल्यू आता है 9.9356 यानी 9.9356 के अराउंड आता है, और ये जो आपका आता है दैट कम्स टू बी 100.65 हर्ट्ज ओके। ये आप जब लॉग कैलकुलेशन यूज करोगे तो आपको इसका परफेक्ट आंसर आएगा। तो ये था हमारा एग्जांपल 13.5 ओके। नाउ विल गो फॉर एग्जांपल 13.6, लेकिन उसके पहले ओके आप लोगों ने अच्छे से कॉपी कर लेना है ठीक है ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल 13.6, अ कॉइल ऑफ 0.01 हेनरी ओके। तो बेसिकली क्या बोला हुआ है आपको यहाँ पे, अ कॉइल ऑफ 0.01 हेनरी ओके, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस is given as 1 ohm okay, is connected to 200 volt and 50 hertz। यानी अगेन आपको यहाँ पे ERMS का वैल्यू दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 200 वोल्ट, और जो आपका AC है दैट इज गिवन एज वॉट 50 हर्ट्ज ओके। फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द टाइम लैग बिटवीन द मैक्सिमम एंड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट ओके यस। देखो पहली बात तो ये है कि अगर आप चेक करोगे ओके 13.6, तो उन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि E0 का वैल्यू 200 वोल्ट है। सॉल्यूशन देखना है आप लोगों ने 13.6 का, वो E0 का वैल्यू 200 वोल्ट नहीं है, ERMS का वैल्यू 200 वोल्ट है। जब भी आपको ऐसा सप्लाई दिया हुआ है ना कि 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो वो आपको RMS वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ये ध्यान में रखो ठीक है। एनीवे सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज अ प्योर इंडक्टिव सर्किट ओके, सॉरी दिस इज अ इंडक्टिव एंड रेजिस्टिव सर्किट ओके, प्योर इंडक्टिव नहीं ओके। तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस रहेगा और रेजिस्टेंस रहेगा, कैपेसिटेंस नहीं होने के कारण कैपेसिटिव रिएक्टेंस नहीं होगा ओके यस। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो आपका फॉर्मूला है इंपीडेंस का Z, दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर XL माइनस XC द होल स्क्वायर। लेकिन आपका XC क्या है यहाँ पे, XC इज एक्चुअली इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में आपका जो इंपीडेंस रहेगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC।
XC का वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा इज गोइंग टू बी XL स्क्वायर। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो XL है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 2 पाई f इंटू एल विच इज नथिंग बट 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू एल विच इज वॉट 0.01। ओके, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन सिंपली राइट इट एज 2 इंटू 50 100 इंटू 0.01, यानी कितना हो गया 1, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा 3.14 के आसपास, या 3.142 ले लो। ओके, ये आपका एक्सेल का वैल्यू है। ओके, तो हम लोग बोले कि दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 3.14 का स्क्वायर। ओके, ये क्लियर है। नाउ 3.14 का जो स्क्वायर है 3.142 का, ओके यस, तो ये आपने क्या करना है, ये आपने लॉग टेबल से सॉल्व कर लेना है। ओके, बट 3.142 का स्क्वायर जो है दैट कम्स टू बी अराउंड 9.87, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9.872, यानी कितना हो जाएगा, दिस गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 10.872। ओके, डायरेक्टली मैं टेक्स्ट बुक में से अभी फिलहाल क्या कर रहा हूं, इसका जो भी आंसर रहेगा, ओके, सो अंडर रूट ऑफ 10.7, ओके 10.872, दैट इज नथिंग बट 3.297। ओके, ये जो कैलकुलेशंस है ये आप लोगों ने लॉग टेबल से क्या करना है, वेरीफाई करना है। ओके, मेरा काम क्या है ना कि जितने भी सॉल्व न्यूमेरिकल्स है, ओके, वो एक बार डिस्कस करना है। ओके, तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया। ओके, ये जो है ये मेन पार्ट है कि यहां पे हम लोगों ने सिर्फ ये फॉर्मूला क्यों यूज किया है, तो ये क्या बोला हुआ है कि ये ऐसा सर्किट है जहां पे इंडक्टेंस है और रेजिस्टेंस है। ओके, बट देयर इज नो कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी 0। ठीक है, एनीवे आपका Z का वैल्यू आ रहा है, इट इज कमिंग एज 3.297 ओम। ओके, अब क्वेश्चन क्या आपको नेक्स्ट पूछा हुआ है, find the impedance of the circuit and time lag between the maximum and the alternating voltage and current। ओके, अब टाइम लैग क्या है तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो टाइम लैग निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको फेज डिफरेंस निकालना है। ओके, तो फेज डिफरेंस के लिए मैं आपको ऐसे बोलूंगा, ओके, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, वी से फाई इज नथिंग बट इक्वल टू, ओके, अगर आपको याद होगा, ओके, देखो एक जो फॉर्मूला है दैट इज, अगर मैं ये ट्राइंगल बना लेता हूं लाइक दिस, ओके, ये आपका इंपीडेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस है, और ये आपका XL माइनस XC है। ओके, सो कैन आई से इफ दिस इज फाई, ओके, तो आप क्या बोल सकते हो, यहां पे जो tan फाई है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, XL माइनस XC अपॉन दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, R, यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सही है। ओके, तो XL माइनस XC, XC का वैल्यू क्या है, इट इज एक्चुअली 0, तो ये हो जाएगा आपका XL अपॉन R। ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट, tan फाई, तो फाई जो रहेगा दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ XL अपॉन R। ओके, यस, XL का जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, आपको दिया हुआ है 3.142, और R का जो वैल्यू है, सॉरी XL का वैल्यू आई थिंक हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, बराबर 3.142। ओके, और जो R का वैल्यू है दैट इज गिवन एज 1 ओम, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3.142। ओके, और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है, ओके, अगर आप लोगों ने लॉग के लेक्चर्स देखे होंगे उसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जो tan इनवर्स है, कोसाइन इनवर्स है एंड साइन इनवर्स है वो कैसे निकालना है। ओके, तो इसके लिए कोई इनवर्स टेबल नहीं होता है, आपको नेचुरल टेंजेंट्स के टेबल में जाना है। ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड tan इनवर्स ऑफ 3.142। ओके, एनीवे अगेन मैं यहां पे क्या करूंगा, डायरेक्टली इसका आंसर हम लोग देख लेंगे, tan इनवर्स ऑफ 3.142 इट इज नथिंग बट 72.35 डिग्री। तो अभी बेसिकली आपका जो फेज आ रहा है, ओके, या फेज डिफरेंस आ रहा है दैट इज कमिंग एज 72.35। ओके, एक बात आपको समझना है, ये जो 72.35 है, ओके, वो डिग्री में, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट विल बी 72.35 इंटू पाई अपॉन 180। इसको फिलहाल एज इट इज रहने दो। ठीक है, आपको क्या पूछा हुआ है यहां पे कि व्हाट इज द टाइम लैग। ओके, और वो टाइम लैग क्या पूछा हुआ है कि टाइम लैग बिटवीन द मैक्सिमम अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। ओके, बोलने का मतलब क्या है, तो मैं आपको एकदम सिंपल इसमें बता देता हूं कि लेट अस से जो करंट है
उसका ग्राफ ऐसे बना दिया मैंने, ओके, दिस इज ग्राफ ऑफ करंट आई, ओके। और अगर मैं वोल्टेज का ग्राफ ऐसे बनाता हूं, somewhat like this, ओके। तो यहां पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, चाहिए तो मैं वोल्टेज या जो ईएमएफ है उसका ग्राफ डॉटेड बना देता हूं। यहां पे आप ये नोटिस कर रहे हो कि जब करंट का मैक्सिमम आता है आई नॉट, तो हम लोग बोलते हैं जो ईएमएफ है उसका क्या आता है, मिनिमम आता है, जीरो आ जाता है ना। मिनिमम भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा जीरो बोलूंगा, ओके। यस, इसका मतलब क्या है, ओके, इसका मतलब ये है कि हम लोग बोलेंगे कि जो ईएमएफ की साइकिल है वो शायद आपकी पहले ही चालू हो चुकी है, ओके। यस, ये ने जब करंट का वैल्यू जीरो है तो ईएमएफ का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। ये आपको आ रहा है समझ में? ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं जो फेज डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू व्हाट, π/2 रेडियन। फेज डिफरेंस क्या है, इट इज इक्वल टू π/2 रेडियन। अब फेज डिफरेंस जब π/2 रेडियन है, इसका मतलब ऐसा है, ओके, कि जब करंट का वैल्यू मिनिमम होगा, ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ओके। और करंट का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, ओके। यस, तो वो कैसे निकालते हैं हम लोग? सो दैट टाइम लैग इज एक्चुअली कैलकुलेटेड बाय, ओके, वी से, हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, फेज जो होता है थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा टी। तो हम लोग बोलते हैं जो फेज डिफरेंस है फाई दैट इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इंटू डेल्टा टी, ओके। तो मैं यहां पे बोलूंगा डेल्टा टी जो रहेगा दैट विल बी फाई अपॉन ओमेगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। बेस्ड ऑन दैट अगर मैं बोलता हूं इफ फाई इज π/2 रेडियन, ओके, तो हम लोग बोलेंगे डेल्टा टी क्या आता है, दैट विल बी इक्वल टू π/2, ओके, अपॉन ओमेगा विच इज 2π अपॉन टी, ओके। इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा दिस गोइंग टू बी टी ऊपर आ जाएगा इंटू π/2, ओके। और मेरे ख्याल से जो 2π रहेगा वो नीचे रह जाएगा, ओके। तो π कैंसिल हो जाएगा, आपका डेल्टा टी कितना आएगा, t/4। लेकिन ये कब t/4 आएगा, जब फेज डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस इज π/2 रेडियन, ओके। ये ने t/4 टाइम इंटरवल के बाद, ओके। जैसे अगर करंट का वैल्यू क्या है, जीरो है और ईएमएफ मैक्सिमम है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे एट अ टाइम इंटरवल ऑफ t/4, 1/4 ऑफ टाइम पीरियड करंट क्या होगा, इट विल रीच टू मैक्सिमम। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम लैग। अब सेम फॉर्मूला हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं, डेल्टा टी विच इज इक्वल टू फाई अपॉन ओमेगा, ओके। यस, तो ये पार्ट को इरेज कर देता हूं, आई विल से डेल्टा टी विच इज इक्वल टू फाई अपॉन ओमेगा। फाई का जो वैल्यू है दैट इज 72.35 इंटू पाई अपॉन 180 इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या है, तो हम लोग बोलते हैं ओमेगा इज 2π अपॉन टी, तो ये हो जाएगा टी अपॉन 2π। ये आपको आ रहा है समझ में? तो इसलिए मैंने आपको बोला था ये कैलकुलेशन ऐसे ही रहने दो। तो यहां पे मैं बोलूंगा पाई और पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। यस, एंड ये जो आपका आएगा दैट इज गोइंग टू बी 72.35 अपॉन 180 इंटू 2 कितना हो जाता है, 360। एंड टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल इट इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी, ओके। सो कैन आई से टाइम पीरियड इज नथिंग बट इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ओके। 1 अपॉन एफ इन्हें हो जाएगा 1 अपॉन 50, okay. So this is going to be 72.35 and 36 5s are, okay. तो मैं बोलूंगा this is going to be 36 5s are 180, okay, into ये जो 2 जीरो है तो ये आपके 2 जीरो लग जाते हैं इस तरह से, ओके। यस, अभी ऑलमोस्ट हम लोग बोलेंगे 18 का टेबल ये किया तो 18 वॉट्स आ 18 4s are 72, ओके, अप्रोक्सीमेटली। और हम लोग बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी 4.02 अपॉन दिस इज वॉट, सो ये हो जाता है आपका 1000, यानी आपका जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 0.00402 सेकेंड। ये आपका टाइम लैग आएगा, ओके। यस, एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यस, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो उन्होंने जो डेल्टा टी दिया हुआ है दैट इज कमिंग एज 0.004 सेकेंड। हमारा जो आ रहा है 0.00402 सेकेंड्स आ रहा है, ओके। यस, आप पूछोगे सर ये 02 कैसे आया, तो 18 है,
18 टू ज़ा 36 होगा, लेकिन हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमें एक डेसिमल लेना पड़ेगा. ओके, यस, टू टेक द एंटायर 35. आई होप दिस इज क्लियर. तो डेसिमल और जीरो ये साथ में आएगा और आपको क्या मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी 2. सो एनीवे आपका डेल्टा टी का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 0.00402 सेकेंड. आई थिंक दिस इज ओके. यस, आप लोगों को समझ में आया होगा ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ. ठीक है, ये सब आपने क्या करना है, अच्छे से कॉपी करना है. इसके बाद वील मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज एग्जाम्पल 13.7. ओके, 13.7 जो है वो हम लोग ओरली भी डिस्कस कर सकते हैं. ओके, आपको क्या बोला हुआ है, 100 ohm resistor is connected to a 220 volt and 50 hertz supply. देखो अगर 220 वोल्ट आपको दिया हुआ है, ओके, व्हाट आई विल डू इज, मैं थोड़ा सा ये पार्ट क्लियर कर लेता हूं. ओके, तो मैंने ये थोड़ा पार्ट क्लियर कर लिया है. ओके, एग्जांपल 13.7 भी देख लेते हैं. 100 ohm resistor is connected to 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई. एफ का वैल्यू आपको 50 हर्ट्ज दिया हुआ है. ओके, दिस इज योर एग्जांपल 13.7. आपको जो वैल्यू दिया हुआ वो ERMS का दिया हुआ है, दैट इज 220 वोल्ट. ओके, इसमें जो रेजिस्टेंस आ रहा है दैट इज 100 ओम. ओके, व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ द करंट, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल. ओके, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि IRMS दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू, ओके, वी से V इज इक्वल टू IR, तो I क्या हो जाता है, V अपॉन R. सो इट विल बी ERMS अपॉन R, दैट इज 220 अपॉन 100. ये कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 2.2 एम्पियर. ओके, और आपको क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, ओके, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर वन कंप्लीट साइकिल. तो हम लोग बोलेंगे पावर, ओके, P एवरेज का फॉर्मूला दैट इज ERMS इंटू IRMS. ERMS इंटू IRMS यानी ये हो जाएगा आपका 220 इंटू 2.2. ओके, आप इसको ऐसे बोल सकते हो 22 इंटू 22 विच इज नथिंग बट 22 स्क्वायर 484 वैट. ओके, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था. इसके बाद 13.8 देख लेते हैं. ओके, और आई थिंक दिस इज द लास्ट सॉल्व एग्जाम्पल जो हमारा पेंडिंग था. ओके, इसके बाद भी शायद कुछ रह गए, वो देख लेंगे. अ साइनोसाइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 283 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज. अभी जो पीक वैल्यू दिया है यानी आपको ये E0 का वैल्यू दिया हुआ है. ओके, तो सबसे पहले मैं ये साइड का जो पार्ट है ना उसको क्लियर कर देता हूं. तो मैंने अभी ये साइड क्लियर कर लिया है. ओके, सी एग्जांपल 13.8 क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है. अ साइनोसाइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू यानी आपको E0 का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज गिवन एज 283 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी F which is 50 hertz, okay, is applied to an LCR circuit in which R is 3 ohm, okay, inductance L is 25.48 millihenry, which is nothing but 25.48 into 10 to the power minus 3 henry. ये आपका हो जाएगा 0.02548 हेनरी. ठीक है, अब आप चाहिए तो इसको ऊपर के भी स्टेज में रख सकते हो. नेक्स्ट क्या बोला हुआ है आपको कि जो कैपेसिटेंस है दैट इज 796 माइक्रोफैराड विच इज 796 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 फैराड. ओके, आपको क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, फाइंड द इम्पिडेंस of the circuit, okay, the phase difference between the voltage across source and the current, the power factor and the power dissipated in the surface. Okay, yes, तो impedance निकालने के लिए आपको पहले दो चीज पता होनी चाहिए, R का वैल्यू क्या है और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है. तो सबसे पहले अगर आपके पास L का वैल्यू है, ओके, तो V से इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज नथिंग बट इक्वल टू 2 पाई F into L, that is 2 into 3.142 into F which is what 50 hertz into जो इंडक्टेंस है that is ऊपर वाला वैल्यू ले लेता हूँ 25.48 into 10 to the power minus 3. ओके, तो ये आपका हो जाएगा 2 into 50 100 into 10 to the power minus 3, वो हो जाएगा 10 to the power minus 1 यानी ये हो जाएगा आपका 3.142
इंटू 2.548. ओके यस, अगर आप ये देखोगे 2.5 इंटू 3 ये 7.5 हो जाता है. तो इसका आंसर जो है आपका एक्सेल का ये 8 के आसपास आना चाहिए. ओके डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, विल सी. यस, एक्सेल का वैल्यू आपका अप्रोक्सीमेटली कितना है, इट इज 8 ओम. ओके टेक्स्ट बुक में भी उन्होंने डायरेक्टली 8 ओम दिया है. देखो एकदम सिंपल है, कॉमन सेंस है. 2.5 इंटू 3 7.5 होगा. तो ये जो 0.548 है इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, ओके तो आपका जो ओवरऑल आंसर आएगा दैट विल कम एज व्हाट, 8 ओम के आसपास आएगा. 8.1 या 8.2 ऐसा कुछ तो भी आना चाहिए. ओके यस, एनीवे इसका अगला पार्ट देख लेते हैं. विल कैलकुलेट XC. XC विल बी नथिंग बट इक्वल टू 1/2 पाई f इंटू C. ओके दैट इज 2 इंटू 3.142 इंटू फ्रीक्वेंसी विच इज 50 इंटू जो कैपेसिटेंस है C दैट इज 7.96 इंटू 10 टू द पावर -4. ओके देखो ये अभी काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है. मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि जितने 10 के पावर है पहले वो सॉर्ट आउट कर लो. 2 इंटू 50 कितना हो जाता है, 100. 100 इंटू 10 टू द पावर -4 कितना हो जाता है, 10 रेज टू -2. 10 रेज टू -2 ऊपर आके क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 100. ये आपको आया समझ में. और नीचे क्या है, 3.142 इंटू 7.96. ओके तो ये जो आपका आंसर आएगा ये 25 के आसपास आएगा. देखो ये 8 के आसपास हो गया. 8 3 कितना हो जाता है, 8 3 इज 24 एंड 8 इंटू 0.14. ओके तो वो आपका वैल्यू 1 से ऑलमोस्ट बढ़ा देगा. तो अप्रोक्सीमेटली दिस इज व्हाट 25. तो ये आपका कितना आएगा, दिस विल कम एज 4 ओम. यानी आपको अभी एक्सेल मिल गया है, XC मिल गया है. ओके अब इंपीडेंस निकालते हैं. इंपीडेंस Z इज नथिंग बट इक्वल टू √r² प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर. दैट इज √r². R का वैल्यू कितना है आपका, इज गोइंग टू बी 3² प्लस XL कितना है आपका 8, XC कितना है 4. 8 माइनस 4 यानी कितना हो गया, दैट इज 4. तो ये हो गया 3² प्लस 4². और ये आपका क्या हो गया, दिस इज 9 प्लस 16 25 √25. यानी इंपीडेंस आपका कितना आएगा, Z विल कम एज ओके 5 ओम. ओके ये हम लोगों ने निकाल लिया है. उसके बाद आपको क्या पूछा हुआ है, फाइंड द फेज डिफरेंस. ओके और फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे आप, तो एकदम सिंपल है. ओके मैं ये साइड का जो पार्ट है उसको इरेज कर देता हूं. देखो फेज डिफरेंस जब भी आपको निकालना है ना, यानी आपको फाई का वैल्यू निकालना है. फाई का वैल्यू निकालते वक्त है ना इंपीडेंस ट्रायंगल ध्यान में रखो. दिस इज Z, दिस इज R, दिस इज XL माइनस XC एंड दिस इज फाई. तो मैं बोलूंगा tan फाई क्या रहेगा. कभी भी आपके फंडामेंटल्स है ना उसको ध्यान में रखो, वो रट्टा नहीं मारना है अपने को. तो tan फाई अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, XL माइनस XC अपॉन R. तो बेसिकली हम लोग बोलेंगे कि जो XL माइनस XC है, ओके XL माइनस XC अगर आप देखोगे तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, दैट विल बी ओके आपका XL का वैल्यू 8 है और XC का वैल्यू 4 है. तो 8 माइनस 4 दैट इज गोइंग टू बी 4. और आपका जो रेजिस्टेंस R है, ओके R का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, इट इज 3 ओम. सो ये हो गया 4/3. तो फाई जो रहेगा दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ 4/3 एंड tan इनवर्स ऑफ 4/3 ओके दैट कम्स टू बी 53.1 डिग्री. ओके ये जो है ये मैं डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से लिख रहा हूं, लेकिन ये आप लोगों ने ओके नेचुरल टेंजेंट का टेबल यूज करके tan इनवर्स निकालना है. ठीक है यस. एनीवे अगर आपको फाई का वैल्यू मिल गया ओके तो आपको क्या पूछा है नेक्स्ट, पावर फैक्टर. पावर फैक्टर यानी क्या रहेगा, ओके दैट विल बी cos फाई. मेरा आपको सजेशन है अगेन जो कोसाइन टेबल है वो भी आपका डिग्री में ही होता है. ओके सो cos फाई विल बी cos ऑफ 53.1. ओके डायरेक्टली इसका जो आंसर है ओके आपका जो दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है दैट इज ओके cos ऑफ 53.1 उन्होंने 0.6 दिया हुआ है. ओके तो आपका पावर फैक्टर कितना आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 0.6. ठीक है और आपको क्या पूछा हुआ है, द पावर डेसिपेटेड इन द सर्फेस. ओके यस तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली ट्रू पावर जो है उसका फॉर्मूला समझना है. ओके देखो आपको यहां पे क्या क्या पूछा हुआ था, फेज डिफरेंस यानी फाई पूछा था, फिर पावर फैक्टर पूछा था एंड द पावर विच इज डेसिपेटेड इन द सर्फेस. ओके इसका मतलब यह है कि यहां पे एक्चुअल पावर कितना यूज होने वाला है, ट्रू पावर. ओके कितना हम लोग बोलेंगे एनर्जी लॉस होगा. ओके तो वो जो ट्रू पावर रहने वाला है वो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट वी से
ट्रू पावर इज गिवन बाय ओके ERMS into IRMS into this is going to be what cos phi. Okay, yes. यहां पे मेरे ख्याल से आपको इंफॉर्मेशन में पीक वैल्यू बोला हुआ है ना, पीक वैल्यू इज गिवन एज व्हाट 283 वोल्ट. ओके, तो ये हो जाएगा आपका E0 अपॉन √2 इंटू IRMS जो है. ओके, IRMS क्या रहने वाला है? इट इज गोइंग टू बी I0 अपॉन √2 इंटू कॉस फाई विच इज 0.6. ओके, देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो E0 अपॉन √2 है, E0 और I0 का वैल्यू देख लेते हैं. सो I0 दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, ओके, V से V इज इक्वल टू IR, I क्या हो जाएगा V अपॉन R. तो ये टोटल रेजिस्टेंस को इंपीडेंस Z ले लेते हैं. ओके, E0 का वैल्यू कितना है? इट इज 283 और Z का वैल्यू कितना है? ओके, दैट इज 5. तो ये हुआ आपका I0 का वैल्यू. ओके, तो ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मैं बोलूंगा √2 इंटू √2 क्या हो गया? 2 हो गया. E0 का वैल्यू आपका कितना है? इट इज 283. I0 का जो वैल्यू है दैट इज ओके 283 अपॉन 5 ओके इंटू 0.6. ओके, तो ये जब आप प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 5 10. ओके, यस, 0.6 इंटू 283 स्क्वायर. ओके, और उसको 10 से डिवाइड जब आप करोगे दैट इज गोइंग टू बी 8008.9 वैट. ओके, और यू कैन से ऑलमोस्ट इट इज 8 किलो वैट. तो आज का जो लेक्चर है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ही स्टॉप कर देते हैं. ओके, अगले लेक्चर में इसका थोड़ा थियरी पार्ट बाकी है, वो देख लेंगे और उसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ओके विल स्टार्ट विद दैट. ओके, यस.